Okay, PM removal, and we can say the scrubbers, that is weight devices. Okay, just I am recalling it. Okay, we will discuss further. And one more devices is there are such devices, gas removal. Okay, gas removal devices. And in PM removal, there are four types of such candidate. That is gravity settling chambers and cyclonic settling chambers and electronic precipitators and fabric filters. Okay, in these, the two most important types are fabric filters and cyclonic separators and gravimetric dust samplers. These three quite important. They last somewhere around in this type. Even if he's talking about scrubber, this is not very as such important. This is simple phenomena. This is called weight devices. The first one is Venturi scrubbers, and second one is uh, tray type scrubbers, and third one is conventional. Okay, and gas removal we can say three phenomena: adsorption, absorption, and combustion. Okay, this is basic. We have I just recall it as we have discussed previous week. Okay, so coming to that, we have seen in this PM particulate matter removal category, we have seen a first one is gravity settling chamber, and second one we can talk about. If we talk about the second one, the second type is cyclonic settling chamber. Okay. Okay, second one is cyclonic settling chamber, or we can simply say, centrifugal collectors. ओके, तो हम लोग देखे हैं पहला क्या देखे हैं हम लोग, वी कैन से द ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। सेकंड वन जो है हमारे पास जो क्या है, साइक्लोनिक सेटलिंग चैम्बर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग का जो डस्टी एयर है इसमें से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का हम लोग एक ये हो जाता है। इसमें इसमें क्या होगा, अगर सिंपल एग्जांपल, आप अगर कोई सपोज कंटेनर में पानी डाले हो, सेम फिनोमिनन इट कैन आल्सो अप्लाइड इन वाटर आल्सो। पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल है, इसको अगर स्टीयर करोगे वाटर को, फिर एक ऐसा फिनोमिनन क्रिएट होगा। ये बीच में क्या होगा, बीच में जो हेवी पार्टिकल्स होंगे वाटर का डेंसिटी से, जो भी हेवी पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, थोड़ा सा सेट ये इसमें आ जाएंगे। जैसे अब तुम ऐसे फिनोमिनन अगर तुम बड़ा वाला करोगे, इस सेंटर में तुम्हारा जो नीचे सेटल क्या होगा, नीचे सेटल क्या होगा, जो हेवी पार्टिकल है। इन विलेजेस दे यूज टू डू व्हाट दे यूज टू डू, अगर कभी कुछ कचरा निकालना है दाल में या कहीं पे भी, दाल को इसी तरह से करते हैं, पानी डालते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो जो कचरा रहता है इधर सेटल हो जाता है। दैट इज सेम काइंड ऑफ थिंग वी डू हियर इन साइक्लोनिक से, ये एयर में हम लोग वही करते हैं सेम। जो डस्टी एयर आता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से ये करते हैं, फिर बाकी जो एयर से जो थोड़ा सा हेवी पार्टिकल होगा वो फिर ये यहाँ से फिर हम लोग डस्ट को सेटल ये कलेक्ट करते हैं, बाकी का जो एयर है ऊपर चले जाता है। जो डस्ट पार्टिकल है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से सेंटर में आके फिर यहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं कोनिकल सेक्शन से। दिस इज अ सिंपल फिनोमिना। Okay, this we can say the action is called as a, we can say the gravity के साथ में भी होगा ये, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। ओके, तो हम लोग नॉर्मली कहाँ ये साइक्लोनिक चैम्बर का एप्लीकेशन कहाँ हम लोग ये करते हैं, तो डाई ऑफ पार्टिकल क्या होगा,
डाई ऑफ पार्टिकल नॉर्मली 5 to 25 माइक्रोन, ठीक है सर। एंड सर एयर का एंट्री कहाँ से होता है इसमें? ये यहाँ से हो रहा है डस्ट एयर, ये यहाँ से ये हो रहा है ना, यहाँ से फिर यहाँ पे जो एविक एक्शन के वजह से ये बाकी का डस्ट नीचे आएगा, एयर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डस्टी एयर करके है, यहाँ से ये एंट्री वाला यहाँ से। ओके। तो इसका ऑलमोस्ट हम लोग इफिशियंसी हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, इसका 50 से 90% इफिशियंसी रहती है इसका ऑलमोस्ट। तो जो पिछले बार हम लोग देखे थे ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का, वो उसका तो बहुत ही कम है, दैट इज वी कैन यूज एक फिल्टर जैसा यूज करते हैं इसको भाई, थोड़ा सा कम करने के लिए हमको उसको एग्जॉस्ट में लगा देते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा इफिशियंसी इसको रहता है, ठीक है। दैट इज 50 to 90% एंड वी कैन से दैट डाई ऑफ पार्टिकल इज आल्सो क्वाइट लेस देन दैट ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर। Basically, we used gravimetric dust sampler for particle size more than 50 micron, ठीक है। ग्राविमेट्रिक डस्ट सैंपलर क्योंकि वो बहुत ही वेट चाहिए, नहीं तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी फिर कम आएगा, हम लोग को पॉसिबल नहीं होगा, तो ठीक है। सो दिस इज ए क्वाइट वी कैन से सिंपल apparatus और सिंपल इंस्ट्रूमेंट। पर इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें, कभी कभी तुमको दे देगा ऑप्शन में, पार्टिकल का साइज दे देगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, या तो इफिशियंसी के आसपास में तुमको एक रेंज दे देगा, उसमें हम लोग पूछ सकते हैं। और तो और इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के साथ में हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन के साथ में हमारा जो पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, तो ये पूछ सकता है व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड ऑन द दिस मीडियम, ठीक है। दैट कैन बी आस्क्ड, ओके। तो दैट इज सेंट्रीफ्यूज फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन न्यूटन इज इक्वल्स टू mp इंटू vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। ये क्या क्या होगा, mp यानी क्या होगा, mp इज मास ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, मास ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन केजी, ओके। आप यूनिट को देखना पड़ेगा यहाँ से, क्या क्या करेंगे तो फिर न्यूटन में आ जाएगा। तो इसीलिए एमपी को अगर तुम केजी में पुट करोगे तो वेलोसिटी किस में होगा, ये vi, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। आर क्या होगा, दैट इज रेडियस ऑफ साइक्लोन, ऑब्वियसली रेडियस इन मीटर, ठीक है। दिस ए सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछेगा नहीं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए साइक्लोनिक सेटलिंग चैम्बर, और इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट रहेगा या apparatus रहेगा एयर पोल्यूशन डिवाइस कंट्रोल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हम इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसी को स्टार्ट फॉर्म में ESP बोलते हैं ना, ठीक है। सो ये जो हम लोग इसको यूज करेंगे नॉर्मली फॉर डाइया पार्टिकल we can say the more than or equals to 1 micron, okay, and it is very efficient, efficiency is almost 95% to 99%, ठीक है। ये हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम में अटैच किया, देखिए। नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। नॉर्मली दिस इलेक्ट्रोड्स हैज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, ओके। ये मोस्टली नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि हमारा डस्ट पार्टिकल यहाँ से आएगा, पूरे डस्ट को हम लोग नेगेटिव चार्ज में इसको एनर्जी देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल प्लेट, ये जो यहाँ पे ये जो मेटल प्लेट्स लगाते हैं, वो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाला लगते हैं। तो फिर ये डस्ट का पूरा डस्ट जो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। फिर यहाँ से जैसे डस्ट फ्लो होगा, फिर इसको अट्रैक्ट कर देते हैं, ये पूरा पूरा ये कलेक्ट कर देते हैं प्लेट्स को। फिर हमारा जो नॉर्मल जो एयर है मॉलिक्यूल्स, वो सीधे सीधे चले जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल होगा वो चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। फिर हम लोग जो प्लेट लगते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट लगते हैं, ठीक है, ताकि ये जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, ठीक है। पूरा पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे कम साइज वाला। फिर हम लोग उसको प्लेट्स को हम लोग एक एक प्लेट्स को फिर क्या करेंगे, एक एक प्लेट्स को रिमूव करेंगे, इसको फिर साफ करेंगे, फिर से नया प्लेट लगा देंगे। सो दैट वे दिस इज कैरिड आउट, ओके। इज ए सिंपल टेक्निक्स वी विल यूज, ओके। सो इसमें नॉर्मली हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें इफिशियंसी हम लोग फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज इफिशियंसी के हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज efficiency of electrostatic precipitator, ठीक है। दैट इज efficiency is equals to 1 minus e raised to power minus a into w by q, okay, into 100. This is a formula for calculating the efficiency for the electrostatic precipitator. And it is also a, we can use this simple relation also in decaying rate in BOD भी हम लोग को सेम रिलेशन यूज करते हैं, but that is another manner। ये Q by A by W को तुम किसी और एक इससे रिलेट करोगे, okay, that is another thing, okay। yes sir, no everyone, कुछ सबको ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना कुछ ना कुछ? Yes, sir. ठीक है, ओके। एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स, यहाँ पे क्या क्या होगा, ये ए यानी क्या है, डब्ल्यू यानी क्या है, क्यू यानी क्या है, वी विल सी, ओके। व्हाट इज ए, ए इज हम लोग जो प्लेट लगाया हुआ है ना उसका एरिया, ठीक है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक का प्लेट एरिया ना, प्लेट एरिया, ठीक है, सिंपल। and that is omega, we can say that this is w, or we can anything you can consider what is notation is। हम लोग इसको ओमेगा अगर पकड़ेंगे तो सही होगा, क्योंकि हम लोग जो करते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और फिर पार्टिकल्स, ठीक है, एंड Q is we know that air flow। एंगुलर वेलोसिटी मतलब सबको पता ही होगा, दैट इज वी कैन, हम लोग किसी चीज को रोटेशन में हम लोग गिनते हैं ना, किसी चीज को वेलोसिटी सर्कुलर में, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली दैट इज ए सिंपल आइडिया। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी। कभी कभी पूछ देगा कि तुम लोग जो एरिया लगा हुआ है वो कितना है, तुमको एफिशिएंसी दे देगा। एफिशिएंसी वी नो दैट 95% से 99% के बीच में रहेगा, तो वो दे देंगे 95% का एफिशिएंसी चल रहा है। तो आप लोग का जो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना रहेगा पूछ सकते हैं। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये तुम जो प्लेट लगाया हुआ है उसका एरिया कितना है पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं उसका क्वांटिटी कितना है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और या तो एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, चारों चीजें पूछ सकते हैं इसमें से, ये क्वेश्चन में से। ये सिंपल फॉर्मूला है, रिलेशन तुम यूज कर सकते हो। कभी कभी हम लोग इसको कांस्टेंट भी पकड़ लेते हैं ना, अभी आप लोग अगर पकड़ेंगे ओमेगा बाई क्यू दैट इज इक्वल्स टू के, ये के अगर हो जाएगा तो डीकेइंग कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज बीओडी में हम लोग यूज करते हैं ना, माइनस के ई रेज़ टू पावर दैट इज ए 1 minus
1 माइनस ई रेस्ट फॉर माइनस के टी हम लोग यूज करते हैं ना, उसी तरह ये रिलेशन वहीं से बना हुआ है, तो उसी कॉन्सेप्ट से। सो वी कैन कंसिडर आल्सो क्यू बाई डब्ल्यू इज कांस्टेंट, और आई कैन से वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, वी कैन से दिस इज ए पार्टिकल रिमूवल कांस्टेंट, ठीक है। कभी कभी ये दे देगा तुमको W बाई क्यू इज अ पार्टिकल रिमूविंग कांस्टेंट, डायरेक्टली दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये k कहाँ से आएगा, फार्मूला में तो k नहीं है। सो डायरेक्टली W बाई क्यू का तुम्हारा पार्टिकल रिमूवल कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो माइनस a इंटू के, सो दैट विल गिव एफिशिएंसी आल्सो डायरेक्टली। और कभी कभी बोलेगा कि फाइंड द पार्टिकल रिमूवल कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर एफिशिएंसी, ठीक है। आपका 90% अगर हमारा इफिशियंसी है किसी इंस्ट्रूमेंट का इसका, तो पार्टिकल रिमूवल कांस्टेंट कितना होगा, दैट कैन बी आस्क्ड, ओके, सिंपल वे। तो ये डरना नहीं, ये सोचना नहीं कि ये कहाँ से आ गया, इसमें तो पार्टिकल रिमूवल कांस्टेंट है ही नहीं। सो सिंपल वे, W बाई क्यू इज पार्टिकल रिमूवल कांस्टेंट। और इधर वे अगर तुम इसको कांस्टेंट के साथ में अगर रिमूव करोगे तो ये क्या होगा, efficiency is equals to 1 minus e raised to power minus k into a into 100, ओके, दैट इज सिंपल। कभी कभी पूछ सकता है ये एरिया कितना है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स कितना है, ठीक है, ये कैसे करेंगे, ये कभी कभी पूछ सकते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल N, ओके। ये क्या होगा, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक प्लेट का एरिया, है ना। जो टोटल एरिया रबिंग, जो सरफेस एरिया हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का टोटल एरिया है, इतना कलेक्ट करना है, ठीक है, और एक प्लेट का एरिया कितना है, दैट विल गिव सिंपल, आई एम टेकिंग ए सिंपल कैलकुलेशन, टोटल एरिया ऑफ कलेक्टिंग ESP, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन प्लेट का एरिया प्लस 1, ठीक है। ये +1 कहाँ से आया, अभी तुम बोलोगे सर ये +1 कहाँ से आया, इसका कंसिडरेशन +1 का ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक जो प्लेट है हमेशा हम लोग स्पेयर में रखते हैं। जैसे कि हम लोग का जो प्रोसेस चालू है, एक प्लेट का हमेशा प्रोसेसिंग चालू रहता है, उसको क्लीन करने का प्रोसेसिंग, ठीक है, हम लोग क्लीनिंग करते हैं एक प्लेट को हमेशा स्पेयर में। या अगर 10 प्लेट है तो 9 प्लेट वर्किंग में रहेगा, एक प्लेट को हम लोग स्पेयर में रखते हैं इसको, ठीक है। एक प्लेट को हमेशा, एक को हम क्लीनिंग करते रहते हैं, बाकी का 9 वर्किंग में रहेगा। अगर 20 होगा तो एक प्लेट हमेशा स्पेयर में लेते हैं, so that we can definitely add the number of plates required in a total, that's +1। जितना भी हमारे पास प्लेट्स है उसको हम लोग स्पेयर में एक ज्यादा रखते हैं, ओके, दिस इज वन फॉर स्पेयर, फॉर वी कैन से फॉर क्लीनिंग, ठीक है ना, सिंपल है। आप लोग का अगर रबिंग सरफेस एरिया सपोज ये एक प्लेट है, 2 प्लेट है, 3 प्लेट है, ठीक है, तुमको अगर क्लीन करने के लिए तुमको अगर 200 मीटर का एरिया लग रहा है, ठीक है, उसको अगर क्लीन सबिंग सरफेस को क्लीन करने के लिए 200 मीटर का एरिया लग रहा है, टोटल मिला के 200 मीटर का एरिया है। एक प्लेट का तुम्हारा अगर 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 200 डिवाइड बाय 110 +1, दैट इज वी कैन से दैट 21, ठीक है, सिंपल। वन जो हम लोग करते हैं स्पेयर एरिया करते हैं, आपको फिर डरने की कुछ नहीं। That is number of electrostatic plates required for the total area of collecting ESP divided by area। अभी एक प्लेट का एरिया कैसे निकालोगे, that is length area into of one plate, okay, is equals to length into width into
लेंथ इंटू विड्थ तो वन एरिया वन हो गया ना, जैसे कि अभी देखिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इंटू 2 आएगा, वहां से क्यू आएगा, वो बता रहा हूँ। तुम्हारा प्लेट ऐसा रहेगा ना, ये तो लेंथ इंटू विड्थ तो ये वाला हो गया ना। आप लोग को पीछे वाला भी कलेक्शन पूरा ये करना है ना, ठीक है। ये 3D में बता रहा हूँ, तुम तो लेंथ इंटू विड्थ तो ये वाला हो गया, पीछे वाला दो साइड का हम लोग को सरफेस एरिया लेना है, ये वाला और पीछे वाला भी, इसीलिए इंटू हम लोग इसको 2 करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ वन प्लेट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2 टाइम्स। सर मतलब कॉन्टेक्टिंग सरफेस का एरिया लेना है। हाँ बस बस बस, कॉन्टैक्टिंग सरफेस एरिया लेना है हमको। क्यों लेना है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है कॉन्टैक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग अराउंड में पूरा सेटल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इंटू 2 लेते हैं। दैट इज वी कैन से 2 टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ we can say one side of plate, ठीक है ना। एक साइड का लेंगे, दो साइड हम लोग को दो साइड कंसीडर करना है, तो एक साइड एरिया इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा एक प्लेट का, ठीक है। दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 2 टाइम्स। तो व्हाट इज एल? लेंथ। व्हाट इज बी? इट इज ब्रेड्थ। ओके, सिंपल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम कहाँ यूज करते हैं? दिस इज इलेक्ट्रो, हम लोग एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में यूज करते हैं इसका। एप्लीकेशन कभी कभी वाटर में भी यूज करते हैं हम लोग, पर वाटर में हम लोग आगे जब आएगा तब देख लेंगे। सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल वी यूज आल्सो वाटर, ओके। ये नॉर्मली हम लोग एयर का जो डायमीटर, पार्टिकल का डायमीटर होता है 1 से ज्यादा होगा, नॉर्मली हम लोग बाहर यूज करते हैं। इसका इफिशियंसी 95% से 99% के आसपास में होगा। तो इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज ये efficiency is equals to 1 minus e raised to power minus w by q. W is nothing but velocity that we can consider in angular velocity, okay. Q is quantity and this q by angular velocity by q is nothing but a particle removal constants, okay. And we can put, we put particle removal constant, that relation becomes minus k into a, okay. Like that we can calculate also number of plates required for this removal. So that is number of plates required, total area of collecting ESP divided by one plate area plus one because we are always cleaning one plate always, okay. That should be kept as a spare, ओके उसको हमको स्पेयर में रखना ही है। अगर आप 200 प्लेट यूज करेंगे तो उसमें से एक प्लेट को हमेशा आप क्लीन करते रहोगे तो वो प्लेट तो 199 प्लेट्स ही है कलेक्शन का, तो उसको हमेशा आप लोग को एक स्पेयर में रखना है। दैट वुड बी +1 एंड एरिया ऑफ प्लेट दैट वुड बी ए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पर इसका रबिंग सरफेस जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया, that is a two sides, the dash with multiplied by 2, that is area of one plate, okay. सर कॉन्टैक्टिंग सरफेस में अलॉन्ग द थिकनेस वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा? कौन सा? सर जो पार्टिकल आ रहा है वो अलॉन्ग द थिकनेस भी तो चिपक सकता है ना? अलग थिकनेस नहीं, दो साइड्स में हम लोग उसका नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज रहता है, दोनों रबिंग सरफेस एरिया जो रहते हैं ना, उसका पीछे वाला सामने वाला, उसी को हम लोग वो जो मेटल मेटल प्लेट होता है ना उसी में चिपक के रहते हैं, दोनों चारों साइड से नहीं रहते हैं उसका मेटल का प्लेट, जो प्लेट रहता है ना हम लोग को कलेक्शन का प्लेट, वो वाला। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड in this category, that is air control, air pollution control device, particulate matter collection, one more we have device called cotton bag filters और filter bag हम लोग इसको बोलते हैं। कॉटन बैग हाउस फिल्टर बोलते हैं इसको, okay. This is also used for a, we can say the particulate matter collection. इसका पर्टिकुलर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर साइज इतने के लिए यूज कर सकते हैं,
इसका कई 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 बुक्स में अलग अलग डाया दिया हुआ है, पर नॉर्मली हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस फॉलो द पार्टिकल ऑफ डाई ऑफ पार्टिकल is less than 1 micron. Okay, most of the author considered as this is in this case we will use the cotton bag filter. हमको जो साइज हम लोग को 1 माइक्रोन से कम में अपने कलेक्शन करना है, उस टाइम से हम लोग कॉटन बैग फिल्टर को यूज करते हैं। एंड दिस इज वेरी efficiency method. Okay, we can say the more than 99%, almost all particle will collected on the कॉटन बैग्स। ओके, सिंपल में कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए ये नॉर्मली ये जो प्लेट दिख रहे हैं ना, ये कॉटन बैग चुप के है। जैसे कि हम लोग का मेटल प्लेट ये ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है, छोटे छोटे होल इसमें रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉटन कॉटन का कपड़ा, सिंपल में बोलना है तो कॉटन का कपड़ा जो इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट देते हैं, उसमें जो बहुत सारा कॉटन का जो फिर इसके लिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, ये मेटल का प्लेट है, मेटल प्लेट ये जो दिख रहा है ना, ये मेटल प्लेट है, पर इसमें से स्मॉल 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 होल्स रहेंगे। तो फिर ये क्या होगा, इसको आप लोग कपड़ा पूरे राउंड में इसको सराउंडिंग में लगाते हैं। ये तो छोटा दिखा रहा हूँ मैं, ये बड़ा बड़ा रहेगा। ओके, ठीक है, इसमें हम लोग कपड़ा लगाते हैं ऐसे, इसको पूरा रोटेट कर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा भी पैक हो गया, ये नॉर्मली अंदर में स्मॉल स्मॉल होते हैं, ये कपड़ा रहेगा। फिर जो हवा ये एंटर होगा, ठीक है, हवा तो पास हो जाएगा मेटल के प्लेट में से, पर चिपकेगा कहाँ, कॉटन बैग में चिपकेगा, ये कॉटन का कपड़े पे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉटन कपड़े को लेके जाते हैं, इसको दूसरा कपड़ा रिप्लेस करते हैं, इसको धोते या क्लीन करेंगे, फिर दूसरा कपड़ा रिप्लेस करेंगे इसको। ठीक है, इन दैट वे ये कलेक्शन होगा तुम्हारा पार्टिकुलेट मैटर का, मतलब आई मीन द पार्टिकल्स का मेटल कलेक्शन ट्यूब ऐसे के होगा। बीच से ठीक हवा है, जाता है। हाँ हाँ, बीच से आवाज आता है इसमें से, अंदर से। ठीक है, ये पूरा पैक रहेगा ऐसा। तो ये जो हवा इसमें बोम्बार्ड होगा, या तो पार्टिकल चिपक जाएगा, अंदर से हवा पास हो जाएगा। ऐसे मैं तीन ही दिखाया, ऐसे बहुत रहते कंपार्टमेंट में रहते, से सपोज वी कैन से ऐसा बहुत सारा रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तुम्हारा प्लेट्स रहेंगे। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, ऐसे नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स रहेंगे। और नंबर ऑफ एक कंपार्टमेंट में मैं यहाँ पे तीन ही दिया हूँ ना, तीन प्लेट्स है, यहाँ पे तीन प्लेट्स है, यहाँ पे तीन प्लेट्स है। ठीक है, ऐसे कई रह सकते हैं, एक एक कंपार्टमेंट 10 भी रह सकती है कंपार्टमेंट, दैट इज अ सिंपल एग्जांपल आई हैव गिवन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ कॉटन बैग हाउस फिल्टर। हम लोग को ये मेटल निकाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ पे उसके ऊपर से कपड़ा लगा देंगे, ये कपड़ा इसके ऊपर लगा दिए, तो इसमें से हवा पास हो जाएगा, एयर जो पास होगा, फिर यहाँ पे आ जाके क्लीन एयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉटन बैग का जो एरिया कितना लगेगा, ऐसा नो, ये जो हम लोग इसको कपड़ा ये करेंगे ना इस पे, इसका एरिया कितना रह सकता है, या तो एक एक कंपार्टमेंट में कितने ये कॉटन बैग्स लगेंगे तुमको, कि तीन लगा हुआ है, तो एक एक कंपार्टमेंट लगे कितना कॉटन बैग लग सकते हैं, या तो कितने कंपार्टमेंट में तुमको चाहिए, कितना कंपार्टमेंट की जरूरत है। so that way we can calculate। ओके, एक एक वाला। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ फिल्टर बैग। ठीक है, ये क्या होगा, मेटल प्लेट का ये जो ये हो जाएगा, सर्कुलर शेप में रहेगा तुमको,
ये वाला, ये दिखने में स्क्वायर में दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा रहेगा सिलेंडर टाइप में ना, ये वाला ऐसा स्क्वायर में नहीं रहेगा, ये दिखने में ऐसे दिख रहा होगा तुमको, ये सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू बोल रहा हूँ, ये जो सिलेंडर टाइप में रहेगा ना, ये कपड़ा कपड़ा को रोटेट करके। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई डी एल, ठीक है, पाई डी इंटू लेंथ है ना सिलेंडर का, सिलेंडर है, कैसे निकालेंगे, ये पाई डी इंटू एल, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके सिंपल। कर्व सरफेस एरिया। बैक का मतलब वो जो मेटल रॉड का पकड़ लो तो वो जो आ जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर का एरिया कैसे हो जाएगा, देखिए टोटल एरिया ऑफ फिल्टर, फिल्टरेशन का एरिया कितना हुआ है, फिल्टरेशन का एरिया दैट इज क्वांटिटी कितना हुआ है, पीछे में क्वांटिटी जो कलेक्शन का हम लोग कलेक्शन करने के बाद क्वांटिटी कितना आ रहा है और इसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है। वो अगर हम लोग को पकड़ेंगे तो फिल्ट्रेशन एरिया तो जरूर निकल जाएगा उससे, तो नो वरीज, सिंपल है। एयर फ्लो रेट क्यू क्या होगा, एयर फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल इन ये छोटा सा देख के आप लोग और क्या क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ फिल्टर बैग्स, कितने बैग्स लगेंगे, कैपिटल पकड़ लो इसको, सिंपल में आप लोग क्या बोल सकते हो इसको, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बैग एक का, ठीक है। टोटल एरिया बाय सिंपल एरिया, तो टोटल एरिया तुमको बोल सकते हो, टोटल एरिया फिल्ट्रेशन को एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो, टोटल एरिया क्या बोल सकते हो, क्यू बाई वी, ऐसा ना, एरिया ऑफ वन बैग का क्या हो जाएगा, आइडियल। आइडियल, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, तो q डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू पाई डी एल, दिस इज a number of, we can say the number of filters, number of filter bags required, ठीक है कैपिटल है। ठीक है सिंपल, मैं सब लोग देखिए, ये सब मैं कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल रिलेशन ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो फिल्टर बैग्स है सर्कुलर शेप में हम लोग को ऐसे रहते हैं, तो इसमें कपड़ा लगाते हैं हम लोग ना, वो कपड़े को हम लोग को एरिया कितना लगेगा या तो रॉड का, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, या तो कितना फिल्टर एरिया फिल्टर्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ बैग्स कितने रखेंगे, वो सारे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग को उसका एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ फिल्टर बैग्स आइडियल। ओके सो हम लोग को पता है टोटल एरिया इज दैट इज इक्वल, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, वी कैन से द क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्वांटिटी बाय एयर फ्लो, क्वांटिटी बाय वेलोसिटी, सिंपल हम लोग को एरिया निकल जाएगा फिल्टर फैक्ट उस यहाँ से। तो हम लोग को पता है नंबर ऑफ बैग्स कितने लगेंगे, तो टोटल एरिया कितना है डिवाइडेड बाय एक बैग का एरिया कितना है, ठीक है। टोटल एरिया बोले तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स क्वांटिटी बाय वेलोसिटी ना, ठीक है, डिवाइड बाय क्वांटिटी बाय वेलोसिटी, टोटल एक बैग का एरिया तुम्हारा हो जाएगा पाई डी एल। तो दैट इज ए सिंपल इक्वेशन, ऑन दैट बेसिस वी हैव कैलकुलेटेड। ओके ओके हम लोग को अगस्त। हाँ नहीं नहीं, इसमें हम लोग स्पेयर में नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। पूरा हम लोग उसी को पूरा कंपार्टमेंट को बंद कर देते ना, सपोज पकड़ लीजिए, अगर यहाँ से हम लोग को क्लीन करना है, एक कंपार्टमेंट को पूरा बंद कर दिए, फ्लो यहाँ से फिर अंदर जा रहा है, तो यहाँ से फिर इसको क्लीन कर दिए, इसको चालू कर दिए, दूसरे कंपार्टमेंट को बंद कर दिया, ऐसा वाला ऐसा करते हैं हम लोग इसमें, स्पेयर में हम लोग नहीं रखते इसमें, ठीक है। सर इसमें सर एक ट्यूब में बहुत सारे बैग लग सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग सकते हैं,
बहुत सारा बैग रख सकते हैं, एक एक कंपार्टमेंट में कितने बैग, वो सारा हम लोग ये कर सकते हैं। तो एक फिल्टर बैग का एरिया तुम्हारा क्या होगा, आइडियल ना। सो कभी पूछेगा 10 पूछेगा 12 पूछेगा, एन एन बैग पकड़ लो आप लोग, क्या हो जाएगा, एन इंटू पाइडियल। दैट इज सिंपल रिलेशन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार एक आइडिया दे दूं बस। ठीक है, आपको अगर 10 बैग दिए होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 12 बैग दिए होंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज एन नंबर ऑफ बैग्स। वन बैग का तुम लोग पकड़ रहे तो पाइडियल। ठीक है, एन नंबर ऑफ बैग का एरिया अगर आप पकड़े हुए तो एन टाइम्स ऑफ आइडियल, दैट इज एरिया, वी कैन से सिंपल में, हो ना। सो अभी देखिए, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने लगेंगे, सिंपल है ना, इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, नंबर ऑफ हमारे पास बैग्स कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स। अब सपोज हमारे पास 100 बैग है, एक एक कंपार्टमेंट में 10 10 हो सकते हैं, एक एक कंपार्टमेंट में, तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने लगेंगे, सिंपल है ना। देखिए, 10। हमारे पास टोटल हमारे पास टोटल 1000 बैग्स है, एक एक कंपार्टमेंट में बस 20 20 आ सकते हैं, 20 20, तो ये दिस वुड बी 100 डिवाइड बाय 20, दैट इज 50, that kind of thing, number of bags, that is capital N divided by small n। ठीक है, सो दिस इज आल्सो कैन बी। हाँ सर वो जो डायग्राम आपने ऊपर दिखाई, इसमें सर सब तो साइड से कर रहे हैं ना, तो आपने कहा वो एयर तो बीच में से कैसे जाएगी? एयर बीच में से नहीं, बाजू से भी जा सकता है, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। मैं ये जो पकड़ा हूं ना, ये रॉड को ऐसे 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 बोल रहे थे, छोटे 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 छोटे, ये कैसे हवा कैसे कोई भी डायरेक्शन जाता है ना, इसीलिए तो हम लोग टोटल एरिया ले रहे हैं इसका। ठीक है, वो नीचे मतलब से ही सर नहीं चारों जाएगा। तरफ से सराउंडेड रहेगा फिल्टर बैग से, तो सारा एयर फिल्टर होके बीच से हाँ निकल जाएगा साफ है। हाँ, बस बस ये सारा जो होल रहते, छोटे 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 होल रहते हैं, बैक हम लोग कपड़ा को पूरा राउंडेड में इसको बांध देते हैं या अटैच करते हैं, तो हवा तो कहीं से भी जा रही है। ठीक है, चारों बीच साइड से। ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ फैब्रिक फिल्टर। इसमें से क्या पूछेगा, और पूछेगा तो भी इतना ही पूछ सकते हैं इसमें से, और कुछ नहीं पूछ सकता है। और ये पूछेगा कभी कभी ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज किया है कोई कोई इसमें, तो फैब्रिक एरिया बोलेगा कभी कभी। व्हाट इज मीन बाय फैब्रिक एरिया, फैब्रिक एरिया मतलब टोटल नंबर ऑफ जो हम लोग का लगा है ना बैग का, वो कितना एरिया हुआ है, कितना एरिया हुआ है, तो आप लोग पकड़ सकते हो इंडिविजुअल एरिया। आप लोग इसको इंडिविजुअल एरिया कितना है, पाइडियल ना, पाइडियल एक का एरिया इनटू हमारे पास सपोज 10 कंपार्टमेंट है, एक एक कंपार्टमेंट में, ठीक है, कितने बैग्स रखे हैं हम लोग, नंबर ऑफ बैग्स इन वन कंपार्टमेंट। ओके, एक कंपार्टमेंट में कितने बैग्स है, और टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, सिंपल है, इसमें कुछ फार्मूले की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सर फैब्रिक एरिया में ठीक तो है, सर इंडिविजुअल के लिए कॉटन बैग का लेंगे ना एरिया, ये तो हाँ सिलेंडर कॉटन बैग का। का नहीं, हम लोग कॉटन बैग को यही कंसिडर कर रहे हैं कि टोटल सिलेंडर को हम लोग पूरा कवर करें ना।
ठीक है, वो जो फैब्रिक हम लोग जो बट कॉटन बैग का भी कॉटन कुछ कपड़ा, सेफ होगा ना सर? समझा नहीं, हम लोग को जो पार्टिकल है मेटल में ये नहीं हो रहा है, कॉटन बैग में ही हम लोग कलेक्ट करें, जैसे कि हम लोग का कॉटन बैग ये ऐसा रहेगा ना, अपना जो मेटल प्लेट को अच्छा कपड़ा उसमें एयर सराउंडिंग करता सिलेंडर है। उसको हाँ, उसको अलाउंग द सर एयर जो सिलेंडर हम लोग डायग्राम है उसको, सर, उसमें जैसे स्फेरिकल दिख रहा है सर, कॉटन बॉल्स जो है। कहाँ पे? वो डस्ट है। सर डायग्राम में जैसे स्फेरिकल है तो उसका एरिया लेंगे पूरा फिर। नहीं नहीं, ये तो 2D में दिख रहा है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है ना, ये बस एक आइडिया देने के लिए मैं दिया हुई है। ठीक है, आप लोग अगर 3D में अगर वीडियो या कुछ देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा उसमें, इसमें शायद कंफ्यूज हो रहा होगा। तो सिंपल आप समझो, एक स्फेरिकल सिलेंडर टाइप में रहता है हम लोग का मेटल प्लेट, उसमें हम कपड़ा पूरा उसको चारों पूरा उसको ये चारों साइड से हम लोग कपड़ा उसको अंदर में करते हैं, पूरा उसको वहाँ पे अटैच करते हैं, पूरा यहाँ से अंदर से चले जाएगा, उस टाइप से हम लोग पकड़ो इसको। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ, हम लोग क्या बोल सकते हैं इस टाइप को, हम लोग कॉटन बैग हॉस्पिटल इसको टाइप बोल सकते हैं सिंपल में। इसमें से और कुछ नहीं पूछ सकता है, ये फार्मूले की ये सारे टाइप में जरूरत नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। टोटल एरिया पूछा तो एक का एरिया निकालो, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं या कंपार्टमेंट कितने हैं वो दे देगा, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो सिंपल आ जाएगा तुमको। ठीक है, पर एक बेसिक आइडिया के लिए मैं ये फार्मूले दिया हूँ, आप लोग कर सकते हैं इसको। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ, हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कलेक्ट करते हैं, चारों की टाइप हम लोग देखे हैं। ठीक है, उसमें से उससे ज्यादा तो हम लोग को है ही नहीं सिलेबस में। So this is kind of particulate matter collection for air pollution. सर हम्म, सर जो सेंट्रीफ्यूगल या सर साइक्लोनिक है उसमें एफिशिएंसी वगैरह नहीं फाइंड होता? नहीं नहीं, हम लोग इसमें इफिशिएंसी हम लोग को रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, बहुत सारे इंपेरिकल रिलेशन है उसमें, पर हम लोग कोई उसमें हम लोग ये नहीं फाइंड कर सकते एग्जैक्ट इफिशिएंसी, वो कोई लॉ फॉलो नहीं होता है। in this efficiency this will follow a decay law, तो इसलिए हम लोग डीके के रिलेशन से हम लोग को ये प्रूफ कर सकते हैं इफिशिएंसी ऑलमोस्ट 9, मतलब बहुत सारा इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, पर बाकी सब चीज में हम लोग इफिशिएंसी एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते। देयर इज सम एम्पिरिकल रिलेशंस, ऐसे एम्पिरिकल रिलेशन बहुत सारा है, कितना इफिशिएंसी रह सकता है इसमें। ठीक है, पर हम लोग को एक एग्जैक्ट रिलेशन हमारे पास है ही नहीं कि इतना इफिशिएंसी होगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन एनी रिलेशंस, वो जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, ओके। तो हमारे पास अभी जो पर्टिकुलर मैटर का कलेक्शन वाला हो गया, अभी हम लोग देखेंगे स्क्रबर, वेट कलेक्टर्स बोलते हैं इसको। सेकंड टाइप में जो हम लोग वेट मतलब वाटर को यूज करके जो हम लोग करते हैं ना, वेट कलेक्टर बोलते हैं इसको, दैट इज स्क्रबर्स। इसका नाम अलग है तीनों का, पर तीनों भी दे विल फॉलो द सेम फिनोमिना। ओके, इधर दे विल फॉलो द सेम फिनोमिना। ये क्या क्या होगा, पहला हम लोग एक देखते हैं, ए जो होगा, बी होगा और सी होगा ना, तीन डिवाइसेस है, इसका नाम अलग अलग है पर हम लोग का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है सेम सेम है। तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोनिक स्क्रबर्स बोलते हैं इसको। सेकंड वाला जो है ट्रे टाइप बोलते हैं इसको, ट्रे टाइप स्क्रबर। ठीक है, थर्ड टाइप है वेंचुरी स्क्रबर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके नॉर्मली किस किस डाया में कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मली देखिए डाया पार्टिकल, साइक्लोनिक है कि कन्वेंशनल? कौन सा? तो इससे पहले आपने कन्वेंशनल लिखा के दिया था। कौन से इसमें, पहले इसमें? हाँ सर। अच्छा, थर्ड वाला क्या? सर साइक्लोनिक अच्छा अच्छा, कन्वेंशनल ठीक ही है, है ना? हाँ साइक्लोनिक को कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं आप लोग, कन्वेंशनल। ठीक है,
तो नाम सेम ही है उसका, सबका जो हम लोग वाटर का यूज करते हैं वो नॉर्मली सेम ही है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सेम है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस है पार्टिकल ऑफ हम लोग कहाँ का यूज करते हैं। तो किस टाइप का पार्टिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली माइक्रोन, एंड दिस इज 2.5 आल्सो माइक्रोन, एंड दिस इज समवट कम इसका 2 माइक्रोन। तो इसका इफिशियंसी होगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 80%, इसका भी इफिशियंसी ऑलमोस्ट 80%, इसका 99% से कम, इससे ज़्यादा नहीं देगा, तो इसको ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, और इसका इससे कम। ठीक है, दिस इज अ बेसिक आइडिया। पर इसका ऑपरेशन कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखिए। तो सिंपल है, यहाँ से आप लोग वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर को हम लोग यहाँ से डालते हैं, और हवा भी यहीं से हम लोग को गैसेस पार्टिकल या जो हवा हम लोग को आता है यहाँ पे आता है, फिर दोनों भी मिक्स करके जाते हैं। और डस्ट का इतना एफिनिटी होता है कि वो वाटर के साथ में कंबाइंड होता है। एयर पार्टिकुलेट जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ में कंबाइंड नहीं होते। जैसे कि हम दोनों को मिक्स करके यहाँ पे भेज रहे, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग हवा भेज रहे, यहाँ से वाटर भी हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स भी डाल रहे, बहुत सारा कुछ यहाँ पे मिक्स होके हवा और पानी दोनों मिक्स होके आएगा, पर जो डस्ट का इतना ये होता है एफिनिटी, ये इसके साथ में मिल जाता है पानी के साथ, पर हवा में मिलेगा। तो वो क्या होगा, जो डस्ट के साथ में जो पानी मिला हुआ है वो गाढ़ा पानी जो है, इम्प्योर पानी, उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। जो भी हवा रहेगा वो हवा फिर ऊपर चले जाएगा, हवा को यहाँ पे गैस आउटलेट में हम लोग वहां से प्योर हवा को फिर बाहर निकाल देते हैं। दिस इज काइंड ऑफ सिंपल बेसिक प्रिंसिपल। ओके, ये प्रिंसिपल हम लोग नॉर्मली अप्लाई करके फिर उसको गैसेस को फिर हम लोग डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ सेम प्रिंसिपल ऑल ऑफ थ्री। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कोई कोई चीज में हम लोग यहाँ पे फिर पानी अप्लाई किए, हवा को भेजे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करके पानी के साथ में हवा जब आएगा तो इसको ह्यूमिडिटी या इसको थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, उसको मॉइस्चर एलिमिनेटर का काम करते लायक थोड़ा सा इसको करेंगे। इसको यहाँ पे जो अरेंजमेंट हम लोग इसको करेंगे उसको बोल सकते हैं हम लोग मॉइस्चर एलिमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ प्रिंसिपल में कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी दिखाई देते हैं कोई कोई इसमें, कि यहाँ पे हम लोग वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट करते हैं, हवा यहाँ से आ रहा है तो ओवरऑल में यहाँ पे वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट करते हैं, फिर हवा ऊपर चले जाएगा, फिर जो हवा में डस्ट पार्टिकल रहेंगे, ये जब ड्रॉपलेट्स यहाँ गिरेंगे फिर यहाँ पे पानी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन अलग है, पर हमारा मेन मोटो वही है। यहाँ से पानी के साथ में हम लोग को डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने, बाकी का एयर को ऊपर लेके जाने। दैट इज काइंड ऑफ a basic principle. Okay, but overall the operation of the our aim for this phenomenon, or we can say the weight devices are the same. So इसी तरह तीन हम लोग को ये करते हैं, तो जैसे सिंपल फिनोमिनन, इसके ऊपर मोस्टली तो क्वेश्चन आए नहीं है, आते भी नहीं है। ओके, दीज आर द वेट कलेक्टर्स। कभी कभी पूछ देता है कि ये क्या क्या एफिशिएंसी है डाई ऑफ पार्टिकल, क्या क्या होगा। सो हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल जो है गैसेस रिमूवल के लिए हमारे पास थर्ड कैटेगरी। ठीक है, गैसेस रिमूवल के लिए हमारे पास कितने कितने मेथड्स है, हमारे पास है थ्री थ्री ना, हम लोग तीन देखे थे, दैट इज एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड कंबशन, है ना। तो तीनों भी देखिए क्या क्या होगा इसमें। सिंपल है,
इसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हम लोग इतना कुछ फिनोमेना नहीं करते हैं, सिंपल देखिए एडसॉर्प्शन हम लोग क्या करते हैं। हम लोग एक एक आप लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। वी कैन से द यूजिंग मेम्ब्रेन। For example, like we can say the activated carbon, alumina, we can say the silica, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसमें आप लोग बोलोगे तो मेम्ब्रेन तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कनेक्ट होगा, बाकी के चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, पर दिस फिनोमिना वी यूज irrespective of charge। यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल जैसे कि नेगेटिव पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, या तो उसको बाद में कलेक्ट कर दे, दैट इज नॉट अ केस इन दिस एब्जॉर्प्शन। दिस इज ओनली वन मेम्ब्रेन दैट विल डस्ट एयर जैसे जाएगा, क्लीन एयर जैसे निकलेगा, एक मेम्ब्रेन हम लोग रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट दिस इज ए मेम्ब्रेन कॉल्ड, ये ऐसा कुछ रहेगा फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम लोग क्लीन एयर भेजेंगे। में भी यही होता है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे चीज में हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन, एल्यूमिना, सिलिका जेल भी यूज करते हैं, जैसे कि चारकोल भी हम लोग उसमें यूज करते हैं, क्योंकि उसको कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे हम लोग सिलिका जेल यूज करते हैं। बहुत सारा वो एप्लीकेशंस है वहां पे भी, पर सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लीन एयर आ जाएगा, ये कुछ मेम्ब्रेन रहेगा, ये मेम्ब्रेन में हम लोगों का जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे अटैच होगा, ये जाएगा क्लीन एयर, ठीक है। ये मेम्ब्रेन क्या क्या यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, एल्यूमिना और सिलिका, ठीक है। ये दिस इज काइंड ऑफ सिलिका, वी कैन से द सिलिका मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल। सो नॉर्मली हम लोग एब्सॉर्प्शन कौन से गैसेस के लिए यूज करते हैं, हम लोग नॉर्मली ये एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन गैसेस के लिए यूज करते हैं, नॉक्स गैसेस और O3, ठीक है, जनरली वी यूज, ठीक है। सो सेकेंड वन, एब्सॉर्प्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एंट्रैप, कोई भी मटेरियल को एंट्रैप करना बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बेड टाइप में अरेंजमेंट कर देते हैं, बेड टाइप में। फिर बेड टाइप में जैसे कि हम लोग वाटर फिल्टर के लिए यूज करते हैं ना, कुछ बेड टाइप मैनेजमेंट, उसमें पानी डालो, फिर वहां पे बहुत सारे लेयर्स रहेंगे, फिर वो कचरे को रोक देंगे, क्लीन पानी निकलेगा, जैसे फ्रेश वाटर निकलेगा, उसी टाइप में सम प्रिंसिपल हम लोग इसको यूज करते हैं, एंट्रैपमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होता था, इसमें लेयर्स बाय लेयर चारकोल गिरकोल बेड पे रखते थे, इसमें पानी डालते थे तो क्लीन पानी निकल जाता था ना। बेड अरेंजमेंट हम लोग करते हैं नॉर्मली, कोई कोई घर पे भी इसको नेचुरल रेन बेड का वाटर प्यूरिफायर हार्वेस्टिंग रखते हैं होती है ना। घर पे। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी हम लोग करते हैं, ड्रेन वाटर में भी। तो उसी तरह हम लोग को छोटा सा स्मॉल अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे एंट्रैपमेंट के लिए, इनसाइड द मीडिया के लिए, इनसाइड इनसाइड वी कैन से द मीडियम और मीडिया, ठीक है, एंट्रैपमेंट इनसाइड। तो इसमें जो लोग हम लोग को एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं ना, वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, MgOH by 2, ये दोनों यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है।
इसमें क्या क्या हम लोग गैसेस के लिए यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल SOx, CO, CO2, NO2। NO2 बट SOx में आते हैं। पर इसमें क्या होगा देखिए, ये जो तीन गैसेस है ना, इसको अगर कलेक्ट करना होगा ना, हमारे पास इफिशियंसी जो रहेगा ना इसका 60 to 70% इफिशियंसी होगा। पर ये जो सॉक्स जो गैस होता है ना, इसको हम लोग इफिशियंसी किसके से कितने परसेंट के साथ कर सकते हैं? 97 to 99% इफिशियंसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ सिंपल फिनोमिना। हम लोग एब्जॉर्बेंट को यूज करते हैं। एक बेड टाइप में उसको हम लोग ये एंट्रैपमेंट करते हैं यहाँ पे। तो फाइनल वन इज कंबशन। सिंपल थिंग, कंबशन बोले तो जलाना। सिंपल एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। जो हम लोग को इनकम्प्लीट कंबशन जो हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग बर्निंग करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ एयर में एट द टेम्परेचर 610 टू लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये क्या होगा, तुम्हारा CO इनकम्प्लीट कंबशन होके आज जो आया है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब जाएगा टेम्परेचर के इतना रिस्पेक्ट में, जब वो क्या होगा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर ए इनकम्प्लीट कंबशन, दैट इज CO जो फॉर्म होगा ना, उसी के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इसको। सो ये दीज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है, दीज हम लोग पूरे एक से सबको डिस्कस कर लिए हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस पे। इस पे अगर क्वेश्चन आ सकता है, पिछले 2 साल से पूछा नहीं है, ठीक है, इस बार आने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस किए हैं जो जो आ सकते हैं इसमें। ठीक है सर। सर, एडजॉर्प्शन में आउटर सरफेस में स्टिक हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर। कौन सा एडसॉर्प्शन में? एडजॉर्प्शन में आउटर सरफेस पे स्टिक हो जाता है। जो हम लोग मेम्ब्रेन यूज करते हैं ना, मेम्ब्रेन पे चिपक जाता है। बेड टाइप में हम लोग जो इसमें एडसॉर्प्शन में क्या होगा, ये जो बेड होगा ना, ये बेड हो गया, ये बेड हो गया, बेड के अंदर में इंट्रैप हो जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन में ये हो जाएगा, लेयर में, ऊपर वाला लेयर में। जो हम लोग ये कोई भी दूसरा मेम्ब्रेन यूज करते हैं ना, मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, अंदर में रह जाएगा। जैसे जैसे हम लोग बेड यूज करते हैं पानी का, यहाँ पे चारकोल यूज करते हैं, दूसरा हम लोग कुछ ग्रेवल्स यूज करते हैं। ये पानी का जो डस्ट है वो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला बड़ा पार्टिकल यहाँ पे वो रह जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा छोटा होगा तो यहाँ रुक जाएगा, सबसे छोटा पार्टिकल नीचे रुक जाएगा। उसी तरह यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक लेयर पे रुक जाएगा वो। ओके, ये एयर पोल्यूशन का हम लोग पूरा देखे हैं। एयर पोल्यूशन खत्म। फिर हमारे पास अभी वाटर और नॉइस और थोड़ा सा सॉइल है। ठीक है, सो चारों इसमें 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं। 3 से 2 क्वेश्चन तो पूछ ही देते हैं। ठीक है, चारों टाइप कौन से है? एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल। एयर टोटल कंप्लीट हो गया। वाटर में भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल पूछ देते हैं, नॉइज में भी न्यूमेरिकल है। सॉइल में थोड़ा सा गेट प्रीवियस अगर तुम देखोगे, सॉइल में थोड़ा सा कम दिखाई देगा तुमको। इसमें मोस्टली ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग को जो माइनिंग में होता है ना, इसी से प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली हमारा जो माइनिंग का जो होता है सबसे ज्यादा एयर, वाटर और नॉइज। नॉइज क्यों होगा, हम लोग बड़े बड़े मशीनरी यूज करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से नॉइज को पोल्यूशन ज्यादा करते हैं हम लोग। सॉइल को तो ऑब्वियसली करेंगे ही, पर ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं। एज वी कैन से द इफ यू टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड माइंस, हम लोग सॉइल को ज्यादा इंटरप्ट नहीं करते हैं। ओपन कास्ट माइन में भी हम लोग बहुत कम करते हैं सॉइल को पोल्यूशन। पर ये तीनों चीजों को तो पोल्यूशन हम लोग ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू माइनिंग। क्योंकि अंडरग्राउंड भी आप करोगे तो ग्राउंड वाटर को तुम पोल्यूट करोगे, सरफेस वाटर को पोल्यूट करोगे, एयर को तो पोल्यूट कर ही दोगे तुम।
नॉइस तो हर जगह होती है, जैसे कि आप लोग अंडरग्राउंड में भी मशीनरी यूज करोगे तो नॉइस होगा, ओपन कास्ट में भी यूज करोगे तो नॉइस होगा। तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेंट है वो तीनों है। गेट ऐसा फोकस करेगा जो अभी नॉर्मल जरूरी है इंडिया को या ट्रेंड में चलता है। जैसे कि पहले पहले तुम देखोगे तो मशीनरी में पंप का क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। पंप अभी उतना ट्रेंडिंग में नहीं है वो, क्योंकि अभी मशीनरी में बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो रिलीवेंट है, वो पता होना ही चाहिए। एज ए इंजीनियर तुमको, माइनिंग इंजीनियर, वो चीजों पता होना चाहिए, वो तुमको पक्का पूछेगा तुमको। दैट इज एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइस क्वालिटी। ये तुमको तीनों की चीजों का थोड़ा आइडिया होना है एज अ माइनिंग इंजीनियर, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस ये तीनों अगर तुम पढ़ोगे तो कंपलसरी ये 4 से 5 मार्क इसको पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन। तुम देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आप लोग एक बार, मैं जितना पढ़ा है उस पर बता देता हूँ। माइंड सिस्टम इंजीनियरिंग 5 से लेके 8 मार्क्स कंफर्म आएगा ही आएगा इस पे। ठीक है, 5 से लेके 8 मार्क बीच में पूछ देता है, कभी कभी 6 पूछा है, 7 पूछा है, 8 पूछा है। 5 से कम कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, 5 से कम कभी पूछेगा नहीं, 8 से ज्यादा पूछ सकते हैं, दैट इज डिपेंड्स। और हम लोग देखेंगे वेंटिलेशन के पार्ट में 3 है। वेंटिलेशन में सरफेस एनवायरनमेंट, अंडरग्राउंड हैजार्ड, अंडरग्राउंड वेंटिलेशन। इसमें तुमको 4 से 5 पूछेगा। अंडरग्राउंड हैजार्ड में भी तुमको 4 से 5 पूछेगा। ठीक है, टोटल इसमें से भी तुमको 5 से 6 मार्क पूछ देता है। ओवरऑल अगर आप पकड़ेगे तो सेक्शन में 13 से लेकर 15 मार्क का पूछ देता है। तो मैं जितना पढ़ाया वो देखिए, कम से कम भी पकड़ोगे 13 पकड़ो, 5 पकड़ो, दैट इज ऑलमोस्ट 18 टू, कम से कम 18 टू 20 मार्क्स तुमको, मैं जितना पढ़ाया उसमें से तुमको ये इतना अभी तक जितना पढ़ाया उतना गेट में पूछेगा कंफर्म। ज्यादा पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से, 20 से लेके 22 के बीच में पूछेगा। तो ऑलमोस्ट अगर इतने भी सेक्शन करोगे प्लस एप्टीट्यूड का 15 मार्क अगर पकड़ोगे, तुम इसी सेक्शन में क्वालिफाई हो जाओगे गेट में। ठीक है, दैट इज 35 टू 40 मार्क्स, ये दोनों में सेक्शन आएगा प्लस एप्टीट्यूड ना। अगर ये 2 सेक्शन भी अच्छे से पढ़ोगे तो गेट में आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, मैं जस्ट क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े, ये 2 सेक्शन में अच्छे से पढ़ो तो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। पर कोई तुम इतने भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस तो कभी पूछते नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तो कभी पूछते नहीं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, बस थोड़ा सा हम लोग उतने डीप में जाके नहीं पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा फिर हम लोग टच नहीं करते। जैसे देखिए 10 से 15 मार्क गेट में हमेशा इजी लेवल आता है, इजी। इसमें से तो किसी का मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक है, इजी इजी मतलब जैसे कि तुमको क्वांटिटी दे देगा, वेलोसिटी पूछेगा, या फोर्स दे देगा तुमको, पावर पूछेगा, उस टाइप। ठीक है, और 15 से तुमको जैसे कि पकड़ो तो भी 15 से 20 मार्क के बीच में एवरेज। तुम थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर टेक्स्ट बुक फॉलो भी नहीं किए होगे, कोई सी का नोट्स पढ़े, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ वही बस रिवीजन किए, तो तुमको ये प्लस ये हो जाएगा। मैं ओनली टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, माइनिंग की। 15 प्लस 20 पकड़ो, 35 मार्क, मतलब 70 में 70 मार्क का जो टेक्निकल होता है उसमें से 35 मार्क तो तुमको ऐसे ही आ जाएगा। टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़े, बस एक एक और प्रीवियस गेट और मैं जितना पढ़ा उतना। ठीक है, 35 प्लस मैथ्स 15 प्लस एप्टी 15, मैथ्स 13 पकड़ लो तो भी तुम्हारा तुम्हारे 65 मार्क्स ऐसे ही हो जाएंगे। नो टेक्स्ट बुक, ओनली क्लास नोट्स, प्रीवियस गेट, एक एक और। ठीक है, पर तुमको बाकी का जो बचा हुआ है 35 मार्क्स,
उसको तुमको अगर चाहिए अच्छा रैंक के लिए, तो तुमको थोड़ा सा बियॉन्ड तुम बेसिक लेवल से तुमको जाना पड़ेगा। दैट इज तुमको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक होता है। ठीक है, आप अगर देखोगे हर एक साल का क्वेश्चन पेपर एक साल से मैच नहीं होगा गेट का, अलग मॉडल या अलग लेवल से क्वेश्चन पेपर पूछते हैं। कहाँ से पूछेंगे ये लोग? ये लोग दुनिया से बाहर क्वेश्चन नहीं लाते, ये लोग कुछ रेफरेंस बुक से ही ले देते हैं क्वेश्चंस। कोई रेफरेंस बुक में उसका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होता है, उसी से देते हैं। पर हम लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमको नया लगता है, बस उतना ही है। बाकी तुम 60-65 मार्क्स तो ऐसे भी ला सकते हो बिना टेक्स्ट बुक यूज करके। बाकी के तुमको ज्यादा मार्क्स लाना है या अच्छा रैंक लाना है, तो तुमको थोड़ा टेक्स्ट बुक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू। यस सर। तो देखो अभी तुमको किस लेवल के मार्क्स चाहिए। आप मेरे हिसाब से तुमको क्वालिफाई करना है तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रीवियस गेट करो, एक एक गोरे करो, थोड़ा सा एक एक गोरे प्रीवियस गेट करो, बस हो जाएगा तुम्हारा। क्वालिफाई की बात करो, एक्सेप्ट तुम्हारा एप्टीट्यूड और मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, तो तुमको आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो तुमको अच्छा स्कोर चाहिए तो तू एक एक गोरे तो कुछ नहीं होगा, एक एक गोरे बस रेफरेंस बुक है, उससे तुम क्वालिफाई हो जाओगे। पर अच्छा स्कोर के लिए तुमको बियॉन्ड रेफरेंस में ये जो गेट के बुक्स से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, नोट से भी। मैं जितना पढ़ा था उतना तो सफिशिएंट है, पर तुमको थोड़ा सा कुछ कुछ बुक्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा तुम टेक्स्ट बुक खोल के वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ो थोड़ा सा, तो तुमको बेसिक आइडिया आ जाएगा। फिर बाकी नोट्स पढ़ो, सफिशिएंट है। ठीक है, दिस इज यस सर। तो देखो अब आपको क्या करना है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। शायद आज मैच है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यस सर। देखो सब लोग। हाँ सर। ठीक है, तो देखो पढ़ाई कितना घंटे करना चाहिए गेट के हिसाब से। आप लोग सीरियसली कितने घंटे पढ़ते हो? मैक्सिमम 4। हाँ, ओके। और सीरियसली कितने घंटे पढ़ते हो? आप सोचते होंगे सर हो जाएगा क्या 1-2 घंटे में। सो 2 आवर्स। अच्छा ठीक है। कितना चाहिए सर आपके हिसाब से? तो देखो आपको अगर अच्छा रैंक लाना है तो देखिए, मैं 3 लेवल का स्टूडेंट का बता देता हूँ मेंटालिटी क्या होगा। देखो तीन तीन टाइप के लड़के होते हैं जो नॉर्मली हम लोग को बीटेक में मिलते हैं। जो बेसिक लेवल, एवरेज लेवल, स्ट्रांग लेवल। देखिए जो स्ट्रांग लेवल है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रांग है, एप्टी प्लस मैथ्स, और इंजीनियरिंग में अच्छा खासा ध्यान दिया है, जिसका जो माइनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड स्ट्रांग है ही। ठीक है, ऑलरेडी है ही। और तो और जो इंजीनियरिंग में अच्छा खासा थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा है 4 साल, दैट इज स्ट्रांग। ठीक है, एवरेज जो लड़का है, ठीक है, उसका मैथ्स और एप्टीट्यूड उतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अच्छा सब सब जानता है पर उसको आता नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया है या पढ़ा नहीं है। ठीक है, पर इंजीनियरिंग में भी एग्जाम के टाइम में पढ़ता था बस, अच्छा खासा पढ़ता था सीरियसली। रेगुलर तो नहीं पढ़ता था, पर एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत एवरेज कॉन्सेप्ट्स है। पर बेसिक जो है, जो लड़के को 4 साल पढ़ा नहीं है, हम लोग नॉर्मली मोस्टली लोग होते हैं इंजीनियरिंग में पढ़ते नहीं है, बस ऐसे कैसे पास हो गए हम लोग। और एप्टीट्यूड मैथ्स तो आता नहीं है हमको ज्यादा, तो उनके लिए तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब ज्यादा मेहनत लगती है, वर्क हार्ड वर्क लगती है। तो उनके लिए तो 6 to 9 आवर्स मिनिमम पढ़ना ही पड़ना है।
तो एवरेज लड़के होते हैं जो 4 to 6 आवर्स भी अगर डेली तुम लोग, मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर एवरेज तुम लोग 4 to 6 भी आवर पढ़ते होते हैं, स्ट्रांग जो होते हैं वो अगर बिना पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं किए होंगे तो डायरेक्ट गेट भी देंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई होते, जो नॉर्मली मैं कंसिडर करता हूँ आईआईटी एनआईटी के लड़के, वो लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं फिर भी क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब गेट के लिए स्पेशली नहीं पढ़ते वो लोग, फिर भी अच्छा खासा रैंक लाते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी बेसिक स्ट्रांग है, एप्टीट्यूड मैथ्स तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। ठीक है, और उसमें जो हार्ड स्ट्रांग लड़के, अगर तुम देखो, अगर स्ट्रांग लड़के 6 to 9 घंटे पढ़ेंगे तो कितना मार्क लाएंगे? जो 95 मार्क्स या 99 लड़के लाते हैं ना बाकी गेट में, वो ये लड़के होते हैं जो ऑलरेडी बेसिक स्ट्रांग होते ही है, वो और पढ़ते भी है 6 से 9 घंटा, तो उनको तो ऑब्वियसली आएगा ही, 95 99 मार्क्स आते हैं। बाकी का तुम सीएस या मैकेनिकल में देख लीजिए, 98 97 पे कट ऑफ टॉपर रहता है ना, तो इसी चीज के लिए रहता है। तो अगर आपको इतना लाना है तो एवरेज को फिर इससे कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये तो आप ही देखिए, 10 से 12 घंटा। अगर इसको तो फिर ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे से, फिर तुमको पूरा बेसिक देखना पड़ेंगे, इससे फिर तुमको 10 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट इज ए काइंड ऑफ आइडिया। तो उसके हिसाब से तुम देखो अभी कुछ कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तब जाओगे ना, जब जाओगे ना, क्योंकि तुमको लगता है मेरे को थोड़ा और पढ़ना था, क्योंकि हर चीजें तुमको, अगर सपोज साइक्लोन का कुछ क्वेश्चन पूछा तो वहां पे तुमको ये लगे कि ये रेस्ट फॉर माइनस के है कि माइनस के टी है कि प्लस के टी है, ये छोटे छोटे चीज में तुमको कंफ्यूज हो जाता है वहां पे, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, कभी कभी यहाँ से माइनस है कि प्लस है, कितना कंफ्यूज होता है वहां पे। ठीक है, इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, कम से कम मेरे हिसाब से 4 to 5 मिनिमम रिवीजन होना चाहिए। जितना तुम पढ़ते हो ना उसको 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। उसको तुम शॉर्ट नोट्स में बनाओ, एक शॉर्ट नोट, जैसे तुम नोट्स रेगुलर नोट्स मेंटेन करते हो वो तो रखो, एक शॉर्ट नोट्स 100 पेजेस से 50 पेजेस का बनाओ, जिसमें ओनली शॉर्ट में लिखो, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर लिखे, उसके नीचे वाला फार्मूला लिखो बस इसका, जैसे कि इसमें 2 3 लाइन पे बस फॉर्मूलेस, उसका मेन छोटा सा हेडिंग लिखो कि इसको अगर पढ़ो तो तुमको पूरा पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद है। फिर इसके बाद में तुम अगर कुछ हेडिंग लिखो, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स का जो मेन मेन टाइप से उतने लिखो, मतलब पूरा एयर पोल्यूशन एक पेज में आना चाहिए, वाटर पोल्यूशन एक पेज में आना चाहिए, ऐसा पूरा सिलेबस को तुम ऐसा कवर करोगे तो 20 से 30 पेज में तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। ये कब काम आएगा? लास्ट में एक आध हफ्ते में रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो इससे तुम्हारा कम से कम 5 to 6 मार्क्स थोड़ा सा प्लस हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो एक प्रॉपर प्लान मेंटेन करो, तो फॉलो करो, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो तुम्हारे ऊपर है अभी, तुमको मेहनत कितना करना है, तुमको क्या करना है एक्चुअली, तो तुमको अच्छा रैंक लाने के लिए मेहनत तो अच्छा करना पड़ेगा, दैट इज नो एनी शॉर्टकट्स फॉर हार्ड वर्क। वो तो नहीं, कॉलेज स्टार्ट भी होगा तो भी नहीं, तो आप लोग टाइम निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉलेज दिन भर रात भर रहेगा, शाम सुबह 2 3 घंटा, शाम में 2 3 घंटा निकालो तो सफिशियंट है। इतना भी नहीं 20 20 10 10 घंटा पढ़ो, तो इतना भी नहीं, सुबह सुबह 2 घंटा मिनिमम, शाम में 2 घंटा, दैट इज, अगर तुम डेली पढ़ रहे हो तो 4 घंटा सफिशियंट है ना? तो 4 घंटा तो पढ़ ही सकते, कॉलेज भी होगा तो भी, अगर तुमको करना होगा तो मैनेज तो करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा मोटिवेशन था, आई मीन थोड़ा सा जरूरी, मैं समझता हूँ ये जरूरी है पता होना। तो ठीक है, यहीं पे रुका देते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर या नॉइस चालू करेंगे, एयर पोल्यूशन यहीं पे खत्म हुआ है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।